हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं। उन फोन कॉल्स में मुझसे बहुत सारी क्वारीज या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेडमार्क में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं या डाउट होता है। तो इस वीडियो में उनमें से कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की कोशिश करी गई है, जिससे उनको और आप जैसे लोगों को ट्रेडमार्क फाइल करने में या बात की प्रोसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिएगा, औरों के साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट वीडियो की इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन कोई ट्रेडमार्क या ब्रांडिंग यूज कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि ट्रेडमार्क जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो अपना ट्रेडमार्क करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस गुड्स या सर्विस में या जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उसकी क्लास में ऑलरेडी वो ट्रेडमार्क पहले से किसी ने फाइल कर रखा है या रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या करे, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ट्रेडमार्क फाइल किया भी है और या कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो भी चुका है, ठीक है, और अगर आप काफी काफी पहले से, मतलब उस जो ट्रेडमार्क फाइल हुआ है उसने जो यूजर डेट दिखा रखी है, ठीक है, अगर आप उससे पहले से यूज कर रहे हो तो उस केस में आप जो है सेम क्लास में अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है उस जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है या फाइल हुआ है उससे पहले के लिए यूजर क्या कहते हैं एविडेंस होने चाहिए, बिल वगैरह होने चाहिए, प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास क्या कहते हैं टिन नंबर, जीएसटी या प्रॉपर बिलिंग है तो उस केस में आप प्रॉपर यूजर एफिडेविट लगाकर, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपना ट्रेडमार्क सेम क्लास में फाइल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन डिपार्टमेंट आपका नाम जरूर अप्रूव करेगा, और जो फाइल ऑलरेडी क्या कहते हैं ट्रेडमार्क पे पोर्टल पर विजुअल है, ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट हो चुकी है या रजिस्टर्ड हो चुकी है तो उस केस में अगर अपोज है तो अगर एक्सेप्ट है तो उसे आप अपोज कर सकते हो, और अगर रजिस्टर्ड है तो उसे रेक्टिफाई करके उसे रिमूव करने के लिए डिपार्टमेंट से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इस वजह से दिक्कत आती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि अगर क्या कहते हैं कि कोई ट्रेडमार्क फाइल किया गया तो कई बार काफी सारे लोग जो ट्रेडमार्क फाइल करने वाले होते हैं वो या तो खुद फाइल कर रहे होते हैं या किसी ऐसे पर्सन से फाइल करा रहे होते हैं जिसको उस ट्रेडमार्क के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं है। अब है क्या कि अगर आपने कोई ट्रेडमार्क फाइल किया और उस ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेंट नेम गलत चला गया तो उस कंडीशन में उस एप्लीकेंट के नेम को चेंज करने के लिए चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए है क्या कि कंडीशन अप्लाई। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एप्लीकेंट का नाम गलत चला गया है, ठीक है, अब उस केस में अगर क्या कहते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वगैरह लगा हुआ है या जो लॉयर है उस लॉयर ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रखी है, ठीक है, उसमें एप्लीकेंट का नाम सही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टीएमएम फाइल करके, ठीक है, और 900 रुपए का चालान जाता है, और ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में 1000 रुपीज का चालान जाता है, और उसके टीएमएम फाइल करके आप डिपार्टमेंट से करेक्शन के लिए बोल सकते हो। और इस करेक्शन को होने में डिपार्टमेंट थोड़ा समय लेता है लेकिन ये चेंज हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको वहां पर जो टीएमएम की सही कैटेगरी लेनी है और सही ढंग से टीएमएम फाइल करना है, क्योंकि बहुत बार टीएमएम गलत ढंग से फाइल होने के बाद
डिपार्टमेंट आपका वो अप्रूवल नहीं देता, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी ट्रेडमार्क का काम आप कर रहे हो या करवा रहे हो, उस पर्सन को ट्रेडमार्क के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। कम से कम जो प्रोसेस आप करने जा रहे हो उस प्रोसेस को के बारे में तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो आप बार बार गवर्नमेंट को चालान देते रहोगे और मैं बता दूं कि आपका क्या होगा कि आपकी फाइल में करेक्शन होगा ही नहीं, और बिना करेक्शन के वो फाइल आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं इंडिविजुअल फॉर्म है, ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल फॉर्म में जो फॉर्म का नाम मान लेते हैं कि अगर रिजगल है, ठीक है, फॉर्म का नाम रिजगल है, एप्लीकेंट का नाम मान लेते हैं संजय जैन है, ठीक है। तो अब अगर क्या कहते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेंट के नेम में संजय जैन आना चाहिए था, ट्रेडिंग एज जो फर्म का नाम आना चाहिए था, लेकिन धोखे से वहां संजय जैन की जगह वहां पर रिजगल टाइप हो गया। अब वो एप्लीकेशन एक तरह से क्या हुआ, इंडिविजुअल फॉर्म है, तो उस केस में ये एप्लीकेंट का नाम गलत चला गया। तो यहाँ पर अगर करेक्ट पावर अटॉर्नी लगी है करेक्ट स्टाम्प पेपर के साथ, तो उस केस में अगर टीएम डाला जाएगा सही ढंग से तो डिपार्टमेंट कुछ टाइम बाद उसे ठीक कर देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपने किसी एक पर्सन के नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल किया है, ठीक है, मिस्टर ए के नाम से फाइल किया है, और कुछ टाइम बाद किसी वजह से अगर आप ये चाह रहे हो कि वो नाम वहां पर चेंज करके बी हो जाए, सी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, वो प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। उसके लिए 900 या 1000 रुपए के चालान से चालान नहीं लिया जाता, बल्कि बहुत हैवी चालान लिया जाता है। ठीक है, वो सीधे सीधे ट्रांसफर की प्रोसेस मानी जाती है। तो ट्रांसफर का जो चालान होता है 900 या 1000 रुपए में काम नहीं चलता, वो 9 से 10,000 रुपए का चालान जाता है ट्रांसफर की प्रोसेस में, और वो एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी के नाम से कोई ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क फाइल होना है, तो वहां पर अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप है या एलएलपी है, तो वहां पर वो एप्लीकेशन क्या कहते हैं सिंगल पार्टनर के नेम से फाइल कर दी गई। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन भी एक तरह से गलत चली गई। वहां भी क्या कहते हैं कि एक तरह से करेक्शन करने की जरूरत होती है, क्योंकि पार्टनरशिप एलएलपी या कंपनी के केस में इंडिविजुअल का नाम नहीं आता, बल्कि उस एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म क्या कहते हैं कंपनी या जो ट्रस्ट वगैरह का नाम होता है। इंडिविजुअल नेम केवल इंडिविजुअल के केस में आता है। इंडिविजुअल का मतलब ये समझने की जरूरत है कि अगर जैसे मेरा नाम विजय गुप्ता है, तो उस केस में इंडिविजुअल मैं हुआ। ठीक है, मेरी वाइफ का नाम निशा गुप्ता है, तो इंडिविजुअल कौन हुई, निशा गुप्ता हुई। ठीक है, मेरी फॉर्म जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर मैं विजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स के नाम से अगर मेरी फॉर्म चल रही है, तो वहां पर 2 और मोर पार्टनर्स है, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है, तो वहां पर विजय गुप्ता नहीं आएगा, विजय गुप्ता एसोसिएट्स आएगा। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वारी होती है जो बहुत ज्यादा जब ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है तो इस तरह की बेसिक एरर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक थर्ड बेसिक क्वारी बहुत जो सुनने में आती है कि अगर क्या कहते हैं कि आपने कोई ट्रेडमार्क फाइल किया या कराया, अब है क्या कि आदमी सोचता है कि मैंने ट्रेडमार्क फाइल कर लिया और कुल मिला के मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो ट्रेडमार्क फाइल होने के बाद आपको एक क्या कहते हैं कि एक रिसिप्ट नंबर या एप्लीकेशन नंबर मिलता है, तो उसे टीएम नंबर बोला जाता है, जिसे टेम्परेरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उस क्या कहते हैं कि उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी लीगल प्रोसेस होती है कि उसमें क्या कहते हैं कि आपका फॉर्मेलिटी चेक पास जाएगा या फेल जाएगा, या उसके बाद एग्जामिनेशन को जाएगा, उसके बाद क्या कहते जो लंबी चौड़ी ट्रिब्यूनल की प्रोसेस होती है उसको क्रॉस करने के बाद फिर एक्सेप्टेंस में जाएगा और उस फिर एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। तो लंबा चौड़ी लीगल प्रोसेस होती है किसी भी ब्रांड को रजिस्टर्ड होने में। ठीक है, तो एकदम से पहली बात तो कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता। और एक बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि है क्या कि जैसे बहुत सारे लोग टीएम और आर में डिफरेंस ही नहीं समझते। ठीक है, टीएम नंबर क्या हुआ कि जब कोई एप्लीकेशन
फाइल करी जाती है। मतलब जब कोई ट्रेडमार्क फाइल किया गया, एक रिसिप्ट नंबर मिल गया, ठीक है, उसे एप्लीकेशन नंबर भी लीगल उस फॉर्मेट में बोलते हैं या ट्रेडमार्क की लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि उसे नॉर्मल लैंग्वेज में टीएम नंबर बोला जाता है। और जब आपको टीएम नंबर मिल जाता है तो उसके विद इन सेकेंड आप अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, मतलब जो अपना क्या कहते हैं पैकिंग है या अपना जो भी बॉक्स वगैरह है, ठीक है, उन सब जगह आप या जो प्रोडक्ट में आप अपना टीएम लिखवा सकते हो उनके साथ, ब्रांड नेम के साथ। और आगे जाके जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसमें टीएम की जगह आर लिखाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। कभी इन टीएम और आर के बारे में एक अलग से मैं जो डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, कि उसमें हम ढंग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रेडमार्क फाइल किया गया, ठीक है, कोई ट्रेडमार्क फाइल किया गया और ट्रेडमार्क फाइल करने में नॉलेज ना होने की वजह से, ठीक है, उसमें जो गुड्स का क्राइटेरिया या तो बहुत ज्यादा वाइड ले लिया। वाइड लेने का मतलब मान लेते हैं अगर क्लास 25 का गुड्स है, उसमें अदर क्लास का गुड्स भी टाइप कर दिया गया नॉलेज ना होने की वजह से, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि क्लास 25 में क्या होता है कि आपका जो रेडीमेड जो गारमेंट्स है, आपके पैर से लेके और आपके सर तक जितने भी, जैसे शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, कुर्ता पजामा है, शेरवानी है, या जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी क्या होता है कि क्लास 25 में आती हैं। और जो कपड़े से रिलेटेड जो टेक्सटाइल वाला आइटम है, ठीक है, जो कपड़े के टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े के लट्ठे या चादरें वगैरह या आपका और जो कवर वगैरह, ये सारी चीजें क्लास 24 का पार्ट्स होती हैं, ठीक है। तो धोखे से क्या किया, 25 और 24 और 25 वाला गुड्स एक साथ ले लिया। मतलब जब भी आप क्या कहते हैं अपनी क्लास के अलावा क्या कहते हैं आप अपना गुड्स ज्यादा ले लेते हो, तो उस केस में क्या कहते हैं कि आपका वो सीधे सीधे डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉर्मेलिटी चेक फेल कर देता है आपकी एप्लीकेशन को और उसको करेक्ट करने को बोलता है। तो कोशिश ये करिए कि वहां पर आपका जो गुड्स आप फाइल करो वो जो भी आपकी क्लास है, जो उसकी लिमिट है, उसके अंदर वो गुड्स रहे, उसके आउट ना जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मान लेते जो एप्लीकेशन फाइल करी गई, ठीक है, जिसने फाइल करी उसे गुड्स की नॉलेज नहीं है। अब उसने क्या किया कि जैसे मान लेते सिमिलर क्लास में बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, ठीक है, उसने क्या किया कि अब जैसे क्लास 16 है, क्लास 16 में एक स्टेशनरी की एक लंबी चौड़ी रेंज आती है, ठीक है। और जो पेंटिंग ब्रशेस होते हैं, ब्रश की कैटेगरी बहुत सारी होती है, ठीक है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी रेंज आती है। तो अब है क्या कि जिसे नॉलेज मान लेते नहीं है, ठीक है, उसने क्या किया, एक सेलेक्टेड आइटम ले लिया। सेलेक्टेड का मतलब कि जिसने केवल सिंपल ब्रश ले लिया। अब है क्या कि ट्रेडमार्क फाइल हुआ, ट्रेडमार्क अपनी प्रोसेस में भी गया और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी हो गया। अब लेकिन है क्या कि आगे जो सामने वाला बंदा वो अपना गुड्स का एरिया बढ़ाना चाहता, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे रोलर भी ऐड करना है, मुझे स्टेशनरी भी ऐड करनी है। तो क्या इसमें कब तक आप अपने गुड्स को आप अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो या अलग से ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा? देखिए होता क्या है कि जब कोई ट्रेडमार्क फाइल होता है तो कोशिश हमें ये करनी है कि ट्रेडमार्क फाइल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये देखना है कि हमारी क्लास में कौन कौन सा गुड्स आता है, ठीक है। सारे गुड्स लेने की जरूरत नहीं है, जो हम मतलब अभी हमसे रिलेटेड है, फ्यूचर में हम अगर और अपना एरिया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप जो अभी प्रेजेंटली डील कर रहे हो, प्रेजेंट में डील कर रहे हो, और इसके अलावा क्या कहते हैं फ्यूचर में जिन गुड्स में आप डील कर सकते हो अपनी क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो उन सारे गुड्स को लेना है। क्योंकि एक बार ट्रेडमार्क जब फाइल हो जाता है, फाइल होने के बाद होता क्या है कि जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ तब तक आप उसके गुड्स में कितनी भी उठापटक कर सकते हो। गुड्स को आप घटा बढ़ा सकते हो,
आइटम कम कर सकते हो, आइटम इंक्रीज कर सकते हो उस क्लास से रिलेटेड। अगर हमारी क्लास गलत चली गई है, जैसे कई बार ऐसा भी हुआ कि क्या कहते हैं कि पता ही नहीं कि क्लास कहाँ है, और जल्दबाजी में हमें लगा कि भाई ये वाली क्लास हमारी ठीक है और हमने वो फाइल कर दिया। बाद में पता चला कि भाई ये तो गुड्स क्या कहते हैं इस क्लास से रिलेटेड है ही नहीं। तो अगर है क्या कि आपका एग्जामिनेशन अगर नहीं हो रखा तो उस केस में टीएमएम फाइल करके अपने गुड्स का क्राइटेरिया आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है, तो फिर से वही बात कहने की जरूरत है कि पता चल रहा दोबारा फाइल किया, फिर से उसमें कुछ आइटम गड़बड़ गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नहीं आता तो अपने आप बिल्कुल मत करो, किसी अच्छे प्रोफेशनल से जिसे उस ट्रेडमार्क की कंप्लीट नॉलेज हो उससे करवाओ। कई बार क्या कहते हैं हमें भी नहीं आता, जिससे हम करवा रहे हैं वो भी क्या कहते हैं अभिमन्यु की तरह आधा अधूरा ज्ञान रखता है, तो वो और ज्यादा डेंजर है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल होती है और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को सही होने में कई बार वो बहुत लंबा चौड़ा टाइम ले जाती है। मतलब डिपार्टमेंट कई बार टीएमएम को चेक करने में ही महीनों महीनों लगा देता है, 7 महीने लगा दिए, 8 महीने लगा दिए। ठीक है, तो इस बात मतलब है क्या कि वो आपकी फाइल वहीं के वहीं अटकी रहेगी। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी आपकी फाइल फालतू में मतलब कहीं अटकी ना रहे, मतलब कुल मिला के वो आगे बढ़ जाए। तो शुरू में ही वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बार एग्जामिनेशन होने के बाद, ठीक है, अगर आप उसमें गुड्स कम चला गया, अपने गुड्स का बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आप नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपकी फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, तो मतलब कई बार क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन का क्या कहते हैं एग्जामिनेशन हो गया या एक्सेप्ट हो गई, तो एक्सेप्ट तो उस बिहाफ पे हुई ना जो जो आपने गुड्स फाइल किया था। अगर आप गुड्स की रेंज बढ़ाते हो तो दोबारा डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन करेगा, और किसी भी एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट जब तक खुद ना चाहे री एग्जामिनेशन नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसके बाद तो गुड चेंज बढ़ने का तो सेंस ही नहीं बनता, तो नई एप्लीकेशन डालने की जरूरत है। एक बात और यहाँ पर बताने की जरूरत है कि है क्या कि जो ट्रेडमार्क आप फाइल करते हो, ठीक है, तो उसमें ट्रेडमार्क की कई कैटेगरीज होती हैं। अब कोई पर्सन ये सोचता है अपने पैसे बचाने के लिए, हर आदमी की फितरत होती, मैं भी होऊंगा तो मैं ही सोचूंगा कि मुझे मेरा पैसा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि मैंने एक ट्रेडमार्क फाइल कर लिया और उससे मुझे ट्रेडमार्क के सारे राइट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, एक ही क्लास में ट्रेडमार्क 5 टाइप का फाइल होता है। ठीक है, जैसे आपका वर्ड का, आपका लोगो का जिसे डिवाइस बोलते हैं, शेप का, कलर का, मतलब ऐसे 5 टाइप की कैटेगरीज आ जाती हैं और उसकी 5 टाइम्स फीस जाती है। अगर डिपार्टमेंट को किसी किसी भी प्रॉपर्टीज का अगर 5 गुना पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट कैसे छोड़ देगी, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और लेकिन है क्या कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए वर्ड मार्क और लोगो दो अलग प्रॉपर्टीज होती है। दोनों ट्रेडमार्क का को अलग अलग फाइल करना कंपलसरी होता है अगर उसे एक्सक्लूसिव राइट चाहिए। और साथ में है क्या कि जितनी भी नंबर ऑफ क्लास है, टोटल 45 क्लास होती है, तो 35 जो होती है मार्केटिंग की क्लास होती है, जो आपकी इंटरकनेक्टेड होती है हर क्लास से। ठीक है, अगर एक क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसमें क्या है कि आपका केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें जो केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग है वो क्लास 1 में जाएगी, और उसका मार्केटिंग से रिलेटेड जैसे ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर केमिकल जो होगा वो आपका क्लास 35 में जाएगा। तो ऐसी जो क्लास 2 जो रिलेटेड है वो पेंट से रिलेटेड है, जो पेंट की मैन्युफैक्चरिंग है वो क्लास 2 में जाएगी, और जो उसकी मार्केटिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी जो पेंट से रिलेटेड है वो आपका क्लास 35 में जाएगा। ऐसी अगर क्लास 25 जो क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्लास 24 टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा क्या कैसे जैसे क्लास 20 फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास जो 9 है वो आपका जो एलईडी वगैरह या कैमरे वगैरह या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं सॉफ्ट वाली, उनसे रिलेटेड है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। लेकिन जब आपको इनकी मार्केटिंग के लिए ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी जो लेनी होती है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन वगैरह के लिए उसी सिमिलर नाम के लिए, तो 35 में उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। ठीक है, और फ्यूचर की दिक्कतों से बचने के लिए, मतलब अगर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए,
तो जो एप्लीकेशन आप अदर क्लास में डाल रहे हो उसी सेम नाम से, ठीक है, 35 में वो एप्लीकेशन प्रोसेस जरूर करवानी चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बारे में डिस्कशन मैं किसी और वीडियो में करूंगा, क्योंकि सारा डिस्कशन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात के ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अगर ओवरऑल राइट चाहिए तो आपको वर्ड की, आपको लोगो की, और साथ में क्लास 35 उसी सेम नाम से रिलेटेड आपको अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जैसे अगर जो एप्लीकेंट होता है, ठीक है, तो एप्लीकेंट की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, जैसे मैं विजय गुप्ता, सोनिया गुप्ता, निशा गुप्ता, संजय शर्मा, ठीक है, तो ये सब इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो वहां पर एलएलपी आ जाती है, पार्टनरशिप फर्म आ जाती है, कंपनी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाते हैं, एनजीओ आ जाते हैं, तो ये एक अदर कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस कैटेगरी को चूज करते समय ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्म में कुछ भी आया वहां पर ओके कर दिया, ओके नहीं करना, ठीक है, उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। जैसे अगर आपका इंडिविजुअल की फाइल है, ठीक है, तो वहां पर जो आपका इंडिविजुअल वाला ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी की फाइल है, ठीक है, तो वहां पर कंपनी है तो बॉडी इनकॉर्पोरेट लिया जाता है, ठीक है। अगर ट्रस्ट वगैरह की फाइल है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, या जो अदर कैटेगरीज हैं तो उनके लिए अदर वाला लिया जाना चाहिए। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की कैटेगरी ली जानी चाहिए। तो अगर आपने कैटेगरी को चूज करने में अगर गलती कर दी, उसका खामियाजा आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और, होता क्या है कि आप जब भी आप क्या कहते हैं कि कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप में जो गवर्नमेंट का चालान है, जो ऑफलाइन है वो 10,000 और ऑनलाइन 9,000 है, ठीक है। लेकिन है क्या कि गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप करेक्ट एमएसएमई आप इसके साथ लगाते हो या स्टार्टअप सर्टिफिकेट लगाते हो, तो उस केस में आपका जो फीस है, जैसे 10,000 या 9,000 है, वो 50% वेव हो जाएगी और इंडिविजुअल के इक्वल वो फीस आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन ये कह रहा होता है कि सर मेरी इंडिविजुअल की फाइल है, मैंने एमएसएमई बनवा रखा है, तो क्या मेरी फीस में भी कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो ये बात समझने की जरूरत है कि इंडिविजुअल की फाइल में जो फीस है 4500 ऑफलाइन मोड में, ये 5,000 है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, इससे कम कोई फीस बनी नहीं, ठीक है। तो एमएससी में लगाने के बावजूद आपको और कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सर मान लेते हैं कि कोई ट्रेडमार्क हमने मतलब हमारा रजिस्टर्ड हो रखा है, ठीक है, या हमने कोई एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, या कोई नाम हमारा पहले से चला आ रहा है, ठीक है। अब वैसा ही कोई नाम डिपार्टमेंट क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है या रजिस्टर्ड कर देता है, या कोई फाइल हो रखा है, तो उस केस में उस फाइल को अपोज या रेक्टिफाई करने का मतलब कब किया जा सकता है, कब अपोज किया जा सकता है, कब रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई, एप्लीकेशन फाइल होते ही उसमें क्या होता है, फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आता है, ठीक है। तो अब क्या है, उसके बाद फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आएगा, फॉर्मेलिटी चेक पास लिखने के बाद वो मार्क टू एग्जाम जाएगा, मार्क टू एग्जामिनेशन के बाद फिर हो सकता है कि अगली प्रोसेस में जाए कि कई बार फॉर्मेलिटी चेक फिर से चला जाता है, फिर उसका आंसर किया जाता है, फिर उसके बाद अगर क्या कहते हैं कि वो कई बार मैटर हियरिंग में चला जाता है। तो अगर मैटर हियरिंग तक है, तब तक आप कोई भी आउटसाइडर उसमें कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, मतलब ना तो उसे अपोज कर सकता, ना उसे रेक्टिफाई कर सकता है। मतलब अभी जो ये फाइल है ऑब्जेक्शन वाली प्रोसेस में, वो डिपार्टमेंट और एप्लीकेंट के बीच की बात है, आप थर्ड पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कब करा जा सकता है, होता क्या है कि जब ये फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट होने के बाद एडवर्टाइजमेंट में जाएगी, एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद अगर जिसको भी इशू है
कि भाई ये नाम मुझसे मिलता जुलता है, तो वो केस फाइल कर सकता है, मतलब उस फाइल को अपोज करके, मतलब एक तरह से केस फाइल करके उसे अपोज कर सकता है। दैट्स इट। इसके अलावा अगर वो जो 4 महीने का एडवर्टाइजमेंट का टाइम है, उस पीरियड में आपको अपोज करना होता है। अगर आप उस पीरियड में अपोज किसी वजह से नहीं कर पाते, या तो पता नहीं चलता या आप सोचते रह जाते हैं, तो कई बार वो फाइल क्या होता है, वो 4 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है जर्नल का, वो क्रॉस कर जाती है। तो अगर वो टाइम क्रॉस हो चुका है तो फिर अपोज नहीं हो सकता। उसके 15-20 दिन बाद, 100 महीने बाद, जब वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद फिर अपोज नहीं होता, फिर उसका जो है रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस जिस तरह से अपोज की होती है, उसी तरह से रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फिर उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से जो ऑब्जेक्शन वाली प्रोसेस में होता है, उसमें क्या कहते हैं, अपोजिशन से रिलेटेड फीस तो नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, वो तरीका गलत होता है, वो काउंट ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई ये कह रहा है आपसे, किसी से आप बात करते हो कि सर ये अपोज हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, वो आपसे पैसे ले लेता है, कहता है हाँ सर मैं इसको अभी कर देता हूँ, तो वो ऐसे करके नहीं होता। उसका एक, हर चीज का एक टाइम है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हमारी फाइल कुछ इस तरह से करा जाए कि ऑब्जेक्शन में आ ही ना, ठीक है, तो और अगर ऑब्जेक्शन में आ जाए तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करा जाए। तो ऐसा है कि सबसे पहली बात तो इंडिया में ट्रेडमार्क की फाइलिंग थोड़ा क्रिटिकल है। आप अगर 100 फाइल डालते हो, उसमें से 97-98 फाइलें मोस्टली ऑब्जेक्शन में आते ही आती हैं, तो उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, अगर 2 या 3% फाइलें अगर ऑब्जेक्शन में ना आए, आपका नाम अगर ऑब्जेक्शन में नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जा रहा है, तब आपको चौंकने की जरूरत है। बट अगर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन में आ रहा है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहते हैं, आप अपना नाम यूनिक रखो, मतलब किसी से मिलता जुलता बिल्कुल मत रखो, ठीक है। तो उस केस में आपका नाम नहीं फंसेगा। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसमें आपको हड़बड़ाने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन है, तो सेक्शन 11 का जो ऑब्जेक्शन है वो आसानी से रिमूव हो सकता है, बशर्ते उसमें प्रॉपर रिप्लाई हो, प्लस साथ में उसके साथ प्रॉपर बिलिंग की चेन हो, ठीक है। प्रॉपर अगर टिन नंबर है, टिन का सर्टिफिकेट, जीएसटी का सर्टिफिकेट, कुछ और वैलिड बिल की चेन का मतलब ये नहीं कि बीच बीच में आपने ब्रेक कर दी, ठीक है। हर साल का कम से कम एक बिल, 1 से 2 बिल, ठीक है, वह कम से कम होने चाहिए। जब मतलब लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो ऑब्जेक्शन आया है या हियरिंग की डेट में अगर आप दे रहे हो, तो हियरिंग वाले साल तक के आपके बिल उसमें अपलोड होने चाहिए, ठीक है। और बिल की इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसमें स्टाम्प लगी होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रॉपर आपने उसमें बिलिंग कर रखी है तो आपकी फाइल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर देगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने, आपका जो ब्रांड नेम है, ठीक है, आपका ब्रांड नेम में ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 11 का सिमिलर सेम ब्रांड नेम पड़ा हुआ है, तो उस केस में 2 चीजें आपको बचा सकती हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपका प्रायर यूजर है, आपके पास बिल पहले के हैं, प्लस साथ में क्या कहते हैं कि अगर आपका प्रपोज टू यूज डाला हुआ है आपने, तो उस केस में या आपका यूजर डेट बाद की है, तो अगर आपका गुड्स या सर्विस का क्राइटेरिया अगर सामने वाले से अलग है, उस केस में भी डिपार्टमेंट आपकी फाइल पास कर देगा। लेकिन ये केवल ये देखने से नहीं होता, बल्कि वहां पर ढंग से बताना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो औरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। बाकी अगर कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वारी होती है, या अगर आपको ट्रेडमार्क फाइलिंग में कुछ इशू आ रहा है, या कोई आपका अपोजिशन नहीं हो पा रहा है, या ऑब्जेक्शन का रिप्लाई जाने में कोई इशू है, या अपोजिशन का रिप्लाई जाने में कोई दिक्कत है, या रेक्टिफिकेशन का रिप्लाई जाने में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप मेरे जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 पर कॉल करके अपनी क्वारी ले सकते हैं। थैंक यू।